आज़ादी की बात है और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को एक जाजम पर खड़े करने की कोशिश या बताने की कोशिश मीर साहब ने कही, तो मीर साहब, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हम चांद पर पहुंच गए हैं, कोई हमें ललकारता है तो हम घर में घुसकर मारते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर आर्थिक तौर पर देखें तो पाकिस्तान की महंगाई और भारत की वस्तु स्थिति को आप देखिए, जब भी ऐसे 80 करोड़ लोगों को हम आज भी मुफ्त अनाज देते हैं, क्योंकि ये सरकार सामाजिक सरोकार के लिए भी बहुत कुछ सोचती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ बने हुए हैं। एक तो अच्छी बात कही मीर साहब कि अमेरिका दोनों देशों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। भारत को अगर वो आंखें दिखाता है तो भारत तो खेलने से मना कर देता है, लेकिन पाकिस्तान तो तस्तरी में रेयर अर्थ रह के ये बताने की कोशिश करता है कि जनाब कौन सा चाहिए आपको, इशारा तो कर दीजिए। नमस्कार मनोज जी, जब मैंने पीजे मीर साहब की बात को सुना तो बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सी चट्टान के नीचे किस गुफा में रह रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान जब 47 में था वो आज भी खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 50% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो शायद जनाब के पास नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि गूगल करके अपने डॉलर का रेट देखिए, हमारे डॉलर का रेट देखिए, हमारा 88 है, इनका 283 है। पाकिस्तान जितनी मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है उससे कम तो पाकिस्तान का जीडीपी है। $1 बिलियन के लिए इनका प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में घूमते हैं। हमारी $1 बिलियन की मीटिंग में मुकेश अंबानी साहब खुद नहीं बैठते। जमहूरियत वहां आई नहीं, आर्मी के जर्नलों ने रूल किया है। जिसको इमरान खान वो जेल में बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस पाकिस्तान को कैसे ये इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। चौथी बड़ी हमारी मैशत है और दुनिया भर में अब देखिए कि पाकिस्तान को तो एक बास्केट केस समझा जाता है। वो तो कभी चाइना से पैसा एक्सपोर्ट करते हैं और कभी अमेरिका से करते हैं। अब देखिए अमेरिका ने अपनी वॉर ऑन टेरर पे $2.3 बिलियन खर्चे, जिसमें से $20 बिलियन पाकिस्तान से ले गया। उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहां निकला, मैं उनके ज्ञान में इजाफा नहीं करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि इनको एक बात समझनी होगी कि ये भी आईटी के एक्सपोर्टर है मनोज भाई, और हम भी हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े आईटी के एक्सपोर्टर माने जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। पर पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का एक्सपोर्टर माना जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। दुनिया में कहीं भी बम फटता है, दुनिया में कुछ भी होता है, उसके तार यहीं आके जोड़ते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है जो आज का डिस्कशन है खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, मनोज जी मैं थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान 47 में बना तो मनोज जी को सोच तो थी नहीं, वो दो चौधरियों की लड़ाई थी। जिन्ना साहब वापस आए थे, उन्होंने कहा जी हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। वो एक घिसा पिटा ढोल अभी आसिम मुन्नीर साहब भी पिछले साल पीट रहे थे, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं है। मुद्दा सिर्फ है यूद और हनूद से नफरत। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास था तो उनके पास कुछ करने को नहीं देगा, क्योंकि उसी नफरत की रोटी को उन्होंने बार बार पका के अपने मुल्क को इस तरह बना दिया है कि सवेरे उठ के और शाम उठ के बस वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान और काफिरों को कैसे निस्ते नाबूद करें, और अब इजराइल सिस्टम में जुड़ा हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि एक बात ये इनको समझनी पड़ेगी। और दूसरी 2 मिनट दीजिएगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम हुआ तो 65% पंजाब वहां आया, 35% हमारे पास आया। तो वहां पंजाब की आर्मी थी। आज भी पाकिस्तान में 65% पंजाबी आर्मी है, जिन्होंने बांग्लादेशियों को पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उनको उनका रंग और जबान नहीं फर्क लगी पसंद आई। तो पंजाबी आर्मी ने, मैं भी पंजाबी हूं, शायद ये साहब भी पंजाबी हो गए, उसी ने बेड़ा गर्क किया है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, क्योंकि उनके रिसोर्सेज उनके सारे उठा के ये पंजाब में ले आते, उन्हें कुछ मिलता नहीं। उनको जो मिलता मिलाते भी ये गोली दे देते हैं, या वो